जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम करेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का तीसरा वीडियो और लगभग लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद एक और वीडियो देंगे जो मिसलेनियस कुछ प्रश्न होंगे उस पर कवर करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए कम समय में हम अधिक चीज़ पढ़ने का कोशिश करेंगे ताकि आपके पास समय कम है ना। एक ही चीज़ को रिपीट करने की वजह से दिक्कत से मैं बचना चाहता हूँ और ये रिपीट आप कीजिए। इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं और वो अपनी जगह पे सही है क्योंकि उससे आपको याद होता है, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं थोड़ा फास्ट मॉडल पढ़ाऊंगा। आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 3 नियोजन गारंटी स्कीम और बेकारी मतलब बेरोजगारी भत्ता के बारे में। हम यहाँ धारा 4 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। मैं धारावाइज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि धारावाइज प्रश्न इसमें नहीं पूछा जाएगा, जो फैक्ट है वो पूछा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियोजन गारंटी स्कीम अधिनियम बनने के 6 माह बाद आप रोजगार देना हो। कहने का मतलब ये है, जो केंद्र सरकार यदि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम पारित करती है तो 6 महीने के बाद राज्य सरकार जो है ना, न्यूनतम मजदूरी पर लोगों को कार्य दे, उसके लिए नियम बनाए। बस यही कह रहा है। और न्यूनतम जो मजदूरी है वो 60 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। 60 रुपये हो सकता है पर 60 से कम नहीं होना चाहिए। ये कब की बात है? 2005 की बात है, अभी की बात नहीं है। ठीक है, ये 2005 की बात है। यही कहा गया है नियोजन गारंटी स्कीम बनाना। कहने का मतलब है केंद्र सरकार ने तो अधिनियम पास कर दिया, अब राज्य सरकार उसके लिए नियम बनाए। कब? जब अधिनियम पास हो गया तो उसके 6 महीने के भीतर आपको लोगों को रोजगार देना है, उसके लिए आप अधिनियम बना लीजिए और न्यूनतम मजदूरी भी देना है। ठीक है, और वो न्यूनतम मजदूरी कितना होगा? 60 रुपये से कम नहीं होगा, है ना। चाहे आपको माने तो 100 रुपये दे दीजिए पर 60 रुपये से कम आपको नहीं देना है। तो इसके लिए एक नियम बनाया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय नियम बनाया गया है। अब नियम किसका देखेंगे? बेरोजगारी भत्ते का नियम देखेंगे, है ना। तो बेरोजगारी भत्ता भी देना है, उसके लिए नियम बनाया गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियम 2013। ठीक है, शासन ने बस ये कहा है कि आप न्यूनतम मजदूरी दीजिए 60 रुपया, और यदि मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं तो वो कुछ भत्ते दीजिए। तो भत्ते देने के लिए तो नियम बनाना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है। अब देखते हैं इसके लिए पात्र कौन होगा। तो आवेदन के 15 दिन तक कार्य प्राप्त नहीं होने पर यदि कोई व्यक्ति है, आवेदन किया ग्राम पंचायत में कि मुझे कार्य चाहिए, तो आपने यदि कार्य नहीं दे पाए 15 दिन के भीतर, तब वो पात्रता होगा भत्ता लेने का। अब इसको आवेदन कैसे करना है देखिए। नियत तिथि से 30 दिवस भीतर पंचायत कार्यक्रम अधिकारी को, ठीक है, नियत तिथि के 30 दिन के भीतर मतलब 15 दिन बाद आप 30 दिन के भीतर आप पंचायत कार्यक्रम अधिकारी को क्या करेंगे? आवेदन करेंगे। अलग अलग कार्य हेतु रोजगार मांग, अलग अलग कार्य तो आपको अलग अलग देना पड़ेगा। साथ में आपको जो रोजगार आपने जो मांगा है ग्राम पंचायत में, उसकी पावती होगी, वो दे दीजिए। कार्यस्थल पर आप उपस्थित थे कि नहीं थे, इसकी उपस्थिति दे दीजिए, नहीं तो आपको निरस्त कर दिया। कहने का मतलब यदि आवेदन करना है आपको बेरोजगारी भत्ता के लिए, आपने आज आवेदन किया, किसके लिए? कार्य के लिए। 15 दिन तक आपको कार्य नहीं मिला, अब आप पात्र हो गए बेरोजगारी भत्ता का। तो जैसे ही बेरोजगारी भत्ते के लिए आप आवेदन करेंगे 30 दिन के भीतर पंचायत या फिर कार्यक्रम अधिकारी को, तो आपको उस आवेदन के साथ साथ क्या लगाना होगा? रोजगार में आपने जो मांगा है उसकी पावती, जो पंचायत के जिससे पावती मिलेगा वो, और कार्यस्थल पर आप उपस्थित थे कि नहीं थे। कहने का मतलब यदि आप पहले दिन आप कार्य मांगने के लिए गए, पंचायत ने कहा कि अमुक स्थान पर आप आ जाइए, आपको कार्य मिल जाएगा। ठीक है, तो कार्यस्थल पर आप थे कि नहीं थे, पता चला कि पंचायत ने तो आपको आने बोला था कि कार्यस्थल पर आप आ जाना, आपको काम दे देंगे, और आप 15 दिन तक काम पे गए ही नहीं और बाद में आप मांग रहे हैं बेरोजगारी भत्ता। तो कार्यस्थल की उपस्थिति का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपको आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। अब भुगतान कैसे होगा? आवेदन पर निर्णय जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी लेता है 10 दिन के भीतर। पहले 30 दिन के लिए आपको 25% का भत्ता दिया जाएगा, है ना, पहले 30 दिन के लिए। और उसके बाद भी यदि आपको कार्य उपलब्ध नहीं कराया गया पंचायत के द्वारा, तो वो 50% आपको पैसा दिया जाएगा। मान लेते हैं 100 रुपया आपके लिए प्रतिदिन का क्या है? 100 रुपया प्रतिदिन का एक मजदूरी दर है। तो पहले 30 दिन के लिए आपको
इसका 25% था, 100 का 25 में कितना होगा 25, तो 30 दिन तक आपको 25 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा 1 महीने का तक का। उसके बाद भी यदि शासन आपको कार्य देने में असफल रहती है तो इसका 50% मतलब 100 का 50 रुपये आपको दे दिया जाएगा आगे, जब तक आपको कार्य नहीं दिया जाएगा तब तक। ठीक है, भत्ता 100 दिन की मजदूरी से अधिक नहीं होगा। कहने का मतलब है 100 दिन की मजदूरी से अधिक नहीं होगा। इसको आप यहाँ देख लीजिए। यदि आपका परिवार 100 दिन में से मान लेते हैं 90 दिन कार्य कर चुका है, 90 दिन कार्य कर चुका है आपका परिवार, ठीक है, शेष कितना दिन बचा है, शेष 10 दिन बचा है। 10 दिन में आप अधिकतम कितना रुपया कमा सकते हो, अभी के अमाउंट के हिसाब से 243 रुपया कमा सकते हो, है ना, एक दिन का। तो 10 दिन में कितना कमाओगे, 2430 रुपया कमाओगे। तो जो भी आपको भत्ता दिया जाएगा वो इस 2430 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, समझ में क्या बोल रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने 98 दिन कार्य कर लिया। कितना दिन, 98 दिन कार्य कर लिया आप और परिवार मिलकर। अब बचा है 2 दिन और हमारे पास अधिकतम राशि कितनी है, 200, मतलब 2 दिन आपको और कार्य करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, 2 दिन और कार्य करना है। तो 243 गुना 2 मतलब 486 रुपया, 486 रुपया आपको अधिकतम बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। अधिकतम, उससे ज़्यादा आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य है 100 दिन का काम देना। 98 दिन आपको काम दे दिए और शेष दिन हम आपको, शेष 2 दिन आपको काम नहीं दे पाए, शेष 2 दिन काम नहीं दे पाए ना, तो उसके लिए लो भैया इतना रुपया आप रखो और खेल खत्म करो। तो इस प्रकार की प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, अब इसका भुगतान का तरीका क्या होगा, तो ये आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम है ना, शॉर्ट फॉर्म इसका स्टार्ट होता है 2016 से स्टार्ट हुआ। यहाँ से आपको भुगतान किया जाएगा। मतलब भुगतान करने के तरीके हैं ये, आपको ऑनलाइन बैंक में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। बाकी एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें एक मिसलेनियस प्रश्न रहेंगे बहुत सारे ऐप का, उसमें हम देख लेंगे। भुगतान नहीं किया सकता, भत्ता का भुगतान नहीं देगा, कब नहीं दिया जा सकता। देखिए, मान लेते हैं प्राकृतिक आपदा हो गया, कोई भीषण अकाल हो गया, कोरोना हो गया था। जैसे पिछले साल के देख लेते हैं, पिछले 2 साल में कि कोरोना हो गया था और आप मांग करने चले गए, मुझे मजदूर चाहिए, है ना, मुझे काम चाहिए, क्योंकि कोरोना का टाइम था। भले ही बाद में मनरेगा स्टार्ट हो गया था, लेकिन जब कोरोना एकदम अति टाइप का बढ़ गया था उस टाइम तो पूरा लॉकडाउन चल गया था। तो लॉकडाउन में अगर आप काम मांगने जाओगे और 15 दिन बीत के बाद आप बोलोगे कि मुझे बेरोजगारी भत्ता है, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि वो प्राकृतिक आपदा चल रही है, कोई भीषण हो गया, अकाल हो गया, बाढ़ हो गया, उस टाइम आपको कार्य नहीं दिया जा सकता और न ही उसका भत्ता प्रदान किया जाएगा। विषम परिस्थिति, जैसे कोई दंगा वंगा हो गया, हादसा वादसा हो गया गांव में या फिर कार्यस्थल में, है ना, जिस दिन अगर दंगा हो गया कार्यस्थल में, जो उसके 1-2 दिन बाद आपको कार्य वहाँ पे नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, उस स्थिति में भी आपको 15 जो क्या चीज़ है, भत्ता नहीं दिया जा सकता। 15 दिन के भीतर आवेदक कार्यस्थल पर न पहुँचे, 15 दिन के भीतर आवेदक कार्यस्थल पर नहीं पहुंचता है। मान लेते हैं आपने आज कार्य के लिए आवेदन कर दिया ग्राम पंचायत में, आप कुछ काम के लिए चले गए या फिर कोई गांव घूमने चले गए 1-2 दिन के लिए, तो तीसरे चौथे दिन जहां भी कार्य हो रहा है वहां पर उपस्थित हो जाइए। 15 दिन तक आप कार्य पर आए ही नहीं, 15 दिन तक आपने कार्य पर आया ही नहीं, कार्यस्थल पर आया ही नहीं, तब किस बात का भत्ता। हमने तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि शासन आपको कार्य देने के लिए तो तत्पर है, लेकिन आप खुद ही कार्य करने की इच्छुक नहीं है, या फिर आपने 15 दिन के भीतर कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुए, इसलिए आपको कार्य नहीं दिया जाएगा। बिना अनुमति के 1 सप्ताह से अधिक दिन अगर गायब हो गए, जैसे आपने बीच में काम किया और बीच में बिना अनुमति के, बिना पंचायत को बताए 1 हफ्ते, है ना, एक हफ्ते से गायब हो गए, 1 हफ्ते से अधिक दिन के लिए गायब हो गए, तो 3 माह तक भत्ता नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, नियम में है। यदि 1 हफ्ते से ज़्यादा आप बिना बताए, जैसे काम चल ही रहा है मनरेगा का, और एक हफ्ते से बिना बताए आप चले गए, उसके बाद आने वाले 3 महीने तक आप बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन नहीं कर सकते। काम नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, लेकिन काम मिलेगा। क्या कहा मैंने, काम चल ही रहा है मनरेगा का, 1 हफ्ता अचानक आप शादी में चले गए बिना बताए, आने वाले समय में आपने आवेदन किया और आपको काम नहीं मिल पाया 15 दिन तक, तो आप इसके लिए बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र नहीं होंगे। कब तक, 3 माह के लिए, लेकिन काम जरूर मिलेगा। यदि हो सकता है आपको काम मिल जाए और काम नहीं भी मिलेगा तो आप बेरोजगारी भत्ते के लिए क्लेम नहीं कर सकते, इसका कहना है।
उसी दौरान परिवार का कोई मनरेगा में कार्य कर रहा हो, मान लेते हैं मैंने बताया ना जॉब कार्ड में 2-3 लोग रहते हैं, मान लेते हैं एक जॉब कार्ड है, यहाँ पे एक राम नाम का व्यक्ति है और एक श्याम नाम का व्यक्ति है। राम जो है मनरेगा में एक ही परिवार का है ना, एक ही जॉब कार्ड है, राम कार्य कर रहा है उसी गांव में कहीं कार्य कर रहे हैं मनरेगा के अंतर्गत। अब जो श्याम है उसको किसी कारणवश काम नहीं मिल पाया, क्योंकि हो सकता है मान लेते हैं ये राम के साथ जो टीम थी कार्य करने की वो लगातार काम कर रही है और श्याम उसमें फिट नहीं हो पा रहा था, तो अकेले एक आदमी के लिए तो काम स्टार्ट नहीं किया जाएगा जब तक 10 आदमी ना हो। तो श्याम बोलेगा कि भाई मुझे बेरोजगारी भत्ता चाहिए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आपके परिवार का एक व्यक्ति को मनरेगा के अंतर्गत कार्य मिल रहा है तो आप बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र नहीं हो। ठीक है, ये हो गया। और यदि परिवार 100 दिन कार्य पूरा कर लिया है, जो परिवार है मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन कार्य पूरा कर लिया है, तो भी आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप अपील कैसे करोगे? मान लेते हैं बेरोजगारी भत्ते के लिए आपने नियमानुसार आवेदन किया और बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, तो भत्ता नहीं मिलने पर आप 15 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकते हैं। कलेक्टर के बाद आप संभाग आयुक्त को 30 दिन के भीतर कर सकते हैं, वहाँ से आपका निवारण हो जाएगा। बस इतना केस नहीं आता। मजदूरी दर, तो मजदूरी क्या होता है? धारा 6 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य एक नियम बनाती है मजदूरी के लिए और वर्तमान में है 243 रुपये अभी फिलहाल मजदूरी है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है धारा अध्याय नंबर 4। अध्याय कितने थे? 6 अध्याय थे। अध्याय 6 है, ठीक है, याद रखिएगा अध्याय 6, इसमें 4 अध्याय, हमने 3 अध्याय खत्म कर लिए, 4 अध्याय पढ़े हैं। ये धारा 10 से लेकर 19 तक है। नाम है कार्यान्वित और मॉनिटर करने वाले प्राधिकारी। तो केंद्रीय स्तर पर कौन है? केंद्रीय स्तर पर इस केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद, मुख्यालय होगा दिल्ली में, अध्यक्ष होगा ग्रामीण विकास के मंत्री, सदस्य होंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र के विभाग के मंत्री और अन्य। ठीक है, बैठक वर्ष में दो बार की जाएगी 6 महीने के अंतराल में, और कोरम होगा 1/3। कार्य होगा कार्य मूल्यांकन, मॉनिटर करना, केंद्र सरकार को सलाह देना, वार्षिक रिपोर्ट भेजना। मतलब मनरेगा का कार्य स्टेट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राज्य में सही तरीके से हो रहा है कि उसको मॉनिटर करना है, और केंद्र सरकार को सलाह देना है कि ये काम करो वो काम करो, प्रशासनिक रिपोर्ट बनाना मोटा मोटा है। इससे क्वेश्चन बनेगा तो बस ये पूछ सकते हैं कि केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली पे है। अध्यक्ष कौन होगा? ग्रामीण विकास के मंत्री होंगे। और कौन होंगे सदस्य? तो जो जितने भी स्टेट है, चाहे संघ हो या राज्य हो, सबके विभाग के जो मंत्री होंगे और जो अन्य होंगे वो इसके सदस्य होंगे। बैठक साल में 2 बार होगा 6 महीने के अंतराल में, कोरम होगा 1/3, बस खत्म। अब देखते हैं जिला कार्यक्रम समन्वयक। कलेक्टर या सीईओ जिला कार्यक्रम समन्वयक होते हैं। जैसे जिला कार्यक्रम समन्वयक हमारे कलेक्टर होते हैं, और अतिरिक्त या फिर उप जिला कार्यक्रम समन्वयक हमारे जिला सीईओ होते हैं। कार्यक्रम को क्रियान्वयन करेंगे, सभी प्रकार के प्रशासनिक रिपोर्ट, मॉनिटर कार्य करना, अनुमोदन करना, आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट तैयार करना, ये सब काम होता है जिला कार्यक्रम समन्वयक का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कार्यक्रम अधिकारी कौन होगा? तो ब्लॉक स्तर पर होगा। ग्राम पंचायत स्तर एक कार्यक्रम अधिकारी होता है, उसका कार्य देख लेते हैं। कार्यक्रम अधिकारी जो ब्लॉक स्तर पर होता है, ठीक है, पीओ मनरेगा बोलते हैं उसको। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव को जांच करता है। जैसे ग्राम पंचायत ने कोई प्रस्ताव भेज दिया कार्य का, तो उसको जांच करना और योजना तैयार करना, ये ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी काम है ब्लॉक का। ग्राम पंचायत के कार्यों को मॉनिटर करना, भत्ता भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है, सामाजिक अंगीकरण में सहयोग देना, ये कार्यक्रम अधिकारी का कार्य है। और ग्राम पंचायत का कार्य क्या होगा? फिर ग्राम सभा के अनुमोदन पर कार्य योजना बनाती है ग्राम पंचायत। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का कार्य क्या है? ग्राम सभा के अनुमोदन पर कार्य योजना बनाना, कुल कार्य का 50% कार्य करना, ये ग्राम पंचायत का कार्य है। ठीक है, और आवेदन प्राप्त करना, ये ग्राम पंचायत का कार्य है। रोजगार सहायक कौन है भाई? सभी बीपीएल परिवारों की जानकारी रखती है। जो रोजगार सहायक कौन होती है? वो उसी गाँव की एक व्यक्ति होता है जिसको रोजगार सहायक बनाया जाता है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत स्तर पर एक कर्मचारी होती है मनरेगा के अंतर्गत। सभी बीपीएल परिवारों की जानकारी देना, जॉब आवेदन लेना, पंजीकृत करना, ग्राम सभा में सामाजिक अंगीकरण में भाग लेना, मास्टर रोल भरना, भुगतान कार्य देखना, ये सब रोजगार सहायक का कार्य है। इसको देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तकनीकी सहायक कौन होते हैं? कार्यों का निर्धारण एवं मापन, गुणवत्ता की जिम्मेदारी, ये तकनीकी सहायक का काम है। जो जनपद स्तर के कर्मचारी होते हैं, इनका कार्य है कि कार्य का मापन का मतलब यदि आपने तालाब बनाया है तो कितना इंच गहरा खुदा है, कितना लंबाई चौड़ाई, कितना मिट्टी निकला, ये सब कार्य है तकनीकी सहायक का। और गुणवत्ता है कि नहीं, इसको भी जांच करने का कार्य है तकनीकी सहायक का। धारा 19 शिकायत या निवारण। धारा 19 में शिकायत निवारण कर सकते हैं। राज्य में राज्य सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित होगा, जिसमें एक सतर्कता अधिकारी होगा।
कार्य क्या होगा इसका, तो शिकायत का सत्यापन करना और क्षेत्रीय दौरा करना इसका कार्य होगा। दोषी अधिकारी पाए जाने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। मतलब मान लेते हैं कोई गांव में कार्य देखने गया, मनरेगा का कार्य नहीं हो पाया तो उस पर कार्रवाई होती है। जिला स्तर पर भी सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित होगा, जिसमें सहायक अभियंता, लेखा परीक्षा, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 सदस्य सतर्कता निगरानी की समिति होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं मनरेगा के 7 रजिस्टर होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जॉब कार्ड, ग्राम सभा रजिस्टर, कार्य की मांग, कार्य का रजिस्टर, स्थायी परिसंपत्ति, शिकायत सामग्री। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षाओं का भी समाधान होते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। ज़्यादा इसमें देखिए रटने वाला काम तो है ही, 3 से 4 बार देखेंगे आपको पता चल जाएगा। रजिस्टर ये कहाँ होंगे, आपके ग्राम पंचायत में होंगे। जॉब कार्ड कितने लोग, पहले जॉब कार्ड होगा कितने लोग को जारी हुआ, ग्राम सभा का रजिस्टर होगा, कार्य का मांग और कितने लोग को कार्य दिया गया, कार्य का रजिस्टर होगा, कहाँ पे कार्य है, स्थायी परिसंपत्ति मतलब मनरेगा के अंतर्गत कितनी सामग्री आपके पास है, हथौड़ी जो भी सामग्री है उसको शिकायत को आया है तो उसका शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है और कितने आपने सामग्री खरीदी है, इस सब का रजिस्टर होगा। अब देखते हैं धारा 17 क्या कहलाता है। तो धारा 17 कह रहा है सामाजिक अंकेक्षण कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ये सामाजिक अंकेक्षण वाला पार्ट है जिसको हम नेक्स्ट अलग से वीडियो करेंगे। यहाँ पे आप डिटेल नहीं बताऊंगा, इसको मैं अलग से डिटेल, इसका अलग से टॉपिक ही है, इसको हम अलग से करेंगे बाद में। अब आते हैं अध्याय नंबर 5 पर। अध्याय नंबर 5 क्या कहता है, राष्ट्रीय और राज्य नियोजन गारंटी निधियों की स्थापना संपरीक्षा। अध्याय 5 राष्ट्रीय और राज्य नियोजन गारंटी निधियों की स्थापना और संपरीक्षा विवरण देखते हैं इसका। धारा 20 से 24 तक होगा। राष्ट्रीय नियोजन गारंटी निधि, केंद्र शासन एक निधि बनाएगा जिसे मनरेगा कार्य हेतु राशि राज्य को दिया जाएगा। ठीक है, 31 जनवरी से पहले या बाद बजट में आता है ये सब राष्ट्रीय निधि, है ना। और दी गई राशि का अंकेक्षण भी होगा। कहने का मतलब है राष्ट्रीय निधि नियोजन का सीधा सीधा मान लीजिए मनरेगा के अंतर्गत जो भी राज्यों को पैसा दिया जाता है उसके लिए राष्ट्रीय नियोजन गारंटी निधि नियम बनाया गया है, जहां से राज्यों को पैसा दिया जाता है और दिए हुए पैसे की जांच, अंकेक्षण या फिर ऑडिट की जाती है कि सही तरीके से पैसे को खर्च किया गया है कि नहीं किया गया है। लेखाओं का संपरीक्षा धारा नंबर 17। प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा आपकी सीए द्वारा होगा, महालेखाकार द्वारा हो सकता है। सामाजिक लेखा परीक्षा 6 माह में होता है, ग्राम सभा द्वारा, है ना, ग्राम सभा द्वारा होगा। अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विकास विभाग सामाजिक लेखा परीक्षा का मासिक समीक्षा करेंगे। क्या कहा गया है, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग जो है सामाजिक लेखा परीक्षा का सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ उसकी समीक्षा करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकरण मतलब लास्ट ऑफ चैप्टर है। अब इसमें 25 से 34 तक की धारा आ जाएगी। अधिनियम को नहीं मानने पर 1000 का दंड है। वैसे प्रश्न वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी आप एक लाइन में याद कर लीजिए। अनुसूची संशोधन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। केंद्र, अभी मैंने अनुसूची आपको पढ़ाया नहीं है, अनुसूची हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, अनुसूची मैं इसमें 2 अनुसूची उसको मैं बाद में आपको बता दूंगा। धारा 31 के केंद्र सरकार का नियम बना सकती है और धारा 32 में राज्य सरकार नियम बनाती है। इसको बस याद रखिएगा। यदि किसी भी धारा के संबंधित नियम बनाना है तो धारा 31 के प्रावधान को रखते हुए केंद्र सरकार नियम बनाएगी और धारा 32 में राज्य सरकार नियम बनाने की शक्तियाँ रखता है। आपको अनुसूची 1 और 2 मैं आपको लास्ट में बाद में किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप कुछ अन्य तथ्य पर ध्यान दीजिए। अन्य तत्व क्या हो जाएगा, निधि रिलीज करना। निधि रिलीज करना तो धारा 27, मैं धारा वाइज पढ़ा नहीं रहा हूँ इसलिए, क्योंकि धारा वाइज पढ़ाऊंगा तो और दिक्कत हो जाएगा। तो धारा 27 के 2 के अंतर्गत केंद्र सरकार, है ना, नियम विपरीत लेखा परीक्षा होने पर फंड रोक सकती है। कहने का मतलब वो है यदि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसा दिया लेकिन राज्य सरकार ने उस पैसे का अच्छे से उपयोग नहीं किया तो वो निधि रोक सकती है, मतलब अगला फंड वो नहीं जारी करेगी। ठीक है, पहली बार में 60% पैसा प्राप्त होता है केंद्र सरकार से। उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जिसको हम यूसी बोलते हैं उसके भेजने के बाद ही 40% का कार्य स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, पहले 60% पैसा दिया जाएगा, उसके बाद 40% राशि जारी की जाती है यदि आपने यूसी भेज दिया तो। ये 2022-23 का आंकड़ा था, ये आपकी काम की चीज़ का नहीं है, इसको मत देखिएगा। लोकपाल अधिनियम, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण 2012 के अंतर्गत लोकपाल को लाया गया है। अनुसूची 1 के पैरा 30 में भी आप देखिए, एक तो धारा नंबर 27 याद रखिए। धारा नंबर 27 कहता है लोकपाल, और इसका कौन सा नियम है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण, है ना, 2012। और अनुसूची 1 के पैरा 30 में लिखा गया है।
प्रत्येक जिले में एक लोकपाल नियुक्ति की जांच की जाएगी और प्रत्येक जिले में एक लोकपाल शिकायतों का जांच करेगा। जांच के बाद 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देता है लोकपाल। ठीक है, वर्तमान में 33 जिलों के लिए हमारे पास 17 प्रादेशिक लोकपाल बैठे हुए हैं और अभी है ना क्या किया, 33 जिले को 17 प्रादेशिक विभाग में बांटा गया है और प्रत्येक के लिए 17 लोकपाल नियुक्त किया गया है। लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध यदि आप जानना चाहते हैं तो राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय अपीली अधिकारी होता है ना, प्राधिकरण यहाँ 3 सदस्य होते हैं, वहाँ आप जाके अपील कर सकते हैं। जियो मनरेगा क्या चीज़ है, तो इसके तहत कार्यों का पोर्टल का जो भी कार्य हो रहा है ग्राम पंचायत में उसका फोटो आप भुवन पोर्टल पर अपलोड करते हैं। ये 2016-17 से स्टार्ट हुआ है जियो मनरेगा। जन मनरेगा क्या है, तो ये इससे जियो टैग होता है। जियो टैग मतलब है अक्षांश देशांतर, कोई भी यदि कार्य कर रहे हैं, कोई फर्जी ना कर दे सरपंच या फिर गांव वाले या फिर कोई भी अधिकारी कि प्रत्येक बोला गया कि हम गांव पंचायत में क्या बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, तो उसका जियो टैग होगा। अक्षांश देशांतर की उसकी स्थिति एड्रेस निकाला जाता है, ये होता है जियो टैग। मोबाइल मॉनिटरिंग होती है ई मास्टर रोल बनाने के लिए, है ना, और ये टोल फ्री नंबर, इसको याद कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट उन्नति क्या चीज़ है, जो मनरेगा श्रमिक 100 दिन का कार्य कर लेते हैं, जो मनरेगा श्रमिक है ना, यहाँ पे लिखा है क्या, लिख लीजिएगा, 100 दिन का कार्य यदि पूर्ण कर लेते हैं तो उन लोगों को आरसीटी योजना के अंतर्गत 30 दिन या फिर 1 हफ्ते का रोजगार चलाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है मनरेगा या फिर NRLM के द्वारा। सिक्योर ऐप क्या चीज़ है, तो इसके अंतर्गत मनरेगा में चलने वाले कामों को प्राक्कलन तैयार करते हैं सिक्योर ऐप में, और अंतिम प्राक्कलन इस यहाँ पे एस स्वीकृति हेतु कलेक्टर के पास भेजा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का मनरेगा का कार्य। इसमें कुछ चीज़ें और बची है जिसमें अनुसूची हो गया और जो कुछ नई नई चीज़ें हैं उसको मैं एक वीडियो में आपको बना के बता दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।